बिहार के बांकीपुर में 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर 6011 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को लगभग 20,059 वोट हासिल हुए हैं और बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 14,048 वोट मिले हैं। तो आरजेडी का भी यहां सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3,983 वोट आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बिहार का परिणाम भी अब इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 6,000 की लीड के साथ प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है कि भाई बिहार में कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन गुजरात जी आप जी बीजेपी की सरकार है, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश, मगर दो जगहों पे यदि परिणाम पार्टी के बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा। चिंता का विषय। लेकिन गुजरात में थोड़ा अच्छा जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है। 13 राउंड की गिनती भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो चुकी है। ये मतलब अच्छा जो परिणाम है वो बीजेपी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी 21,502 वोटों से आगे है। बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पटेल को 37,542 वोट मिले हैं। कांग्रेस के भीखा भाई को लगभग 16,040 वोट हासिल हुए हैं। और यही कारण है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, मगर बिहार और मध्य प्रदेश ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी पीछे है और यदि सीट लूज करती है तो कांग्रेस लगातार 2 बाई इलेक्शन जीती कहलाएगी। अब तक मध्य प्रदेश में 4 बाई इलेक्शन हुए हैं, चौथा बाई इलेक्शन है। पहला बाई इलेक्शन बुधनी में था और एक जगह और पंकज जी कहाँ अमरवाड़ा का बीजेपी जीती थी, बुधनी का जीती थी, मगर विजयपुर कांग्रेस ने जीता है। और यदि ये लीड आगे बढ़ती है और कांग्रेस जीतती है तो 2-2 का बराबर। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि बाई इलेक्शन वो जीतता है जो सरकार में होता है। बिल्कुल, हम सब यही मान के चलते हैं, उनकी सारी चीजें। मगर ये मिथक अगर टूट रहा है तो इसके पीछे की मध्य प्रदेश में क्या वजह? इसके पीछे बहुत सारी वजह है। ये मगर जो दतिया में दिख रहा है वो तो भीतरघात दिख रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ वोट किया है, एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी है। और ऊपर से फिर ये भी समझ में आएगा कि पार्टी तय नहीं कर पाई कि जनता उस इलाके की चाहती क्या है। कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती कहलाएगी, पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार बहुत अच्छे से ना हो ये भी कहलाएगा। और जो दो आंदोलन है, जैसे अभी इसके पहले 2 आंदोलन हुए, एक तो जंतर मंतर का आंदोलन, दूसरा मध्य प्रदेश का जो रोशनपुरा पे किसान का आंदोलन है। मुझे लगता है ये छोटे छोटे आंदोलन भी जनता के जो विचार है उसको भरमा देते हैं, उसको एक लाइन देते हैं कि जो कुछ हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत उसका असर भी पड़ता है। पंकज जी, बीजेपी जो सर्वे कराती है उस सर्वे के आधार पर अगर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया तो क्या वहां कोई एक गलती हो गई? हो सकता है नरोत्तम मिश्रा होते तो एक तरफा जीत हो सकती थी, ऐसा तो नहीं लग रहा? देखिए दीपेश जी, बीजेपी इस प्रकार के सर्वे के विषयों का भी सार्वजनिक नहीं करती। ये सब अनुमान है कि सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर नाम जुड़ा या नाम हटा या नाम कटा, ये सब अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी चुनावी रणनीति होती है और चुनावी रणनीति में 6 राउंड की गणना के आधार पर उस रणनीति को सही या गलत ठहराना भी उचित नहीं होगा। जी देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में सर्वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर पंकज जी ये नहीं मान रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट कटे जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा की अदावत इस टिकट वितरण में कहीं ना कहीं देखने में आई होगी। क्योंकि अगर सर्वे नहीं है तो मैं मानता हूं व्यक्तिगत कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नरोत्तम जी का टिकट काटा। नहीं, और ये बात तो घनश्याम सिंह ने पहले ही कहा था कि यदि नरोत्तम मिश्रा होते तो चुनाव मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ। ये उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि ये नए अनजान व्यक्ति को यदि टिकट दी गई है तो चुनाव उनके लिए आसान है। यदि नरोत्तम मिश्रा होते तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता। और मुझे लगा कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो नाराजगी थी पिछले चुनाव की, वो नाराजगी इस चुनाव तक नरोत्तम जी ने अपने व्यवहार को बदल 2.5 साल में बदल दी गई। बहुत कुछ उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, कामकाज में परिवर्तन किया, बहुत कुछ परिवर्तन किया। और नरोत्तम मिश्रा उस इलाके की पहचान तो है ही। तो अच्छा, उनके जो आंसू थे उस मंच से क्या वो बहुत ज्यादा असर डाल गए? बिल्कुल बिल्कुल। एक भावनात्मक जो वोटर बहुत लंबे समय से वोट करता आ रहा है, उसको लगा कि भाई दादा के लिए अच्छा नहीं हुआ, दादा रो दिए मंच से। वो दादा जिनको लेकर के हमेशा से एक वो दबंगई जैसी फीलिंग रही। बिल्कुल सही कहा आपने कि मुझे लगता है नरोत्तम जी के आंसू ने बहुत खेल पलटा है। वो बोले भले कुछ नहीं, मगर उनके आंसू ने बहुत कुछ बोल दिया है। और उनके आंसू ने ये भी बोला कि ये आंसू मेरे दिल की जबान है।
तो उनकी जो दिल की जबान निकली और जिस तरीके से वो आंसू उन्होंने बहाए, हालांकि उन्होंने बाद में अब चीज़ को संभाला, कहा और हम लोगों से बार बार इंटरव्यू में कहा कि मेरा कार्यकर्ता जो घायल था मेरे सामने आ गया तो मैं उस तरीके से रोया हूँ, मगर नहीं, वो उनके दुख भरे आंसू थे कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है वो यदि पार्टी उनको एंड टाइम पे हटा देती है तो उनके लिए बहुत दुख का कारण था, उनके समर्थकों के लिए दुख का कारण था। मगर उससे मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपने नेता को साथ रखा, और पूरे कैंपेन में किया और उन्होंने अच्छे खासा कैंपेन किया भी, मगर उसके बाद भी जनता कुछ और समझ गई हो तो उसमें नरोत्तम जी की गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन पंकज जी, एक चूंकि आपको निकलना है, एक और लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। मैं मानता हूँ आप कहेंगे कि भाई 3800 वोटों में आप ये सब आंकलन अभी से मत करिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ भाई कार्यकर्ता जो है वो बहुत जुड़ाव करता है अपने नेता से, और अगर उसका जुड़ाव था तो वो बहुत हतोत्साहित हुआ हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जुड़ाव कमल के चुनाव चिन्ह के साथ होता है। और इसीलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दीपेश जी कि अंतिम परिणाम जब दतिया का घोषित होगा तो जनता की कृपा और कार्यकर्ताओं के श्रम से विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, तय है। जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है, उसका कार्यकर्ता नेताओं से ज़्यादा अपने निशान पर भरोसा करता है, वो कमल के चिन्ह को अपना प्रत्याशी मान के चलता है। जितनी भी ये विमर्श हो रहा है इसमें ये समझ में आ गया कि पंकज जी का दावा खोखला है। यहाँ भी अरे बाहर राजेंद्र भारती को किया उसकी बात ही नहीं करते भाई, आप प्रमाणित है ना कांग्रेस का भीतरघात। तनाव मत लीजिए, तनाव का ले रहा हूं ये मैं। चुनाव आते जाते रहते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं हमने आपसे। अनेकों बार पराजय झेली अरे भाई साहब, मैं तो तनाव सिर्फ में मत पूछ रहा हूं आइए, आपसे। ये एक चुनाव फिर- तनाव में मत आइए। अरे राजेंद्र स्वीकार भारती की- कीजिए राजेंद्र भारती कि की भीतरघात नरोत्तम प्रमाणित है मिश्रा कि का नहीं? व्यक्तिगत कार्यकर्ता दतिया में है। राजेंद्र भारती की भीतरघात भारतीय जनता प्रमाणित है पार्टी कि का नहीं? कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस की देखिए, भीतरघात चुनाव प्रमाणित में है। अनेकों बार हमें भी पराजय अरे, मिली है। अपने गिरेबान में तनाव झांको नहीं भाई आए। साहब। पंकज जी, तनाव में मत तनाव आइए। में कांग्रेस स्वीकार है। कीजिए, तनाव में कांग्रेस कमियां रह है, गई होंगी। हम तो आश्वस्त हैं। उस जनता के निर्णय को सिरोधार करिए। बिल्कुल कर रहे हैं, जनता जिताएगी इस भाजपा को। तरीके से जनता आप- भाजपा को जिताएगी। जनता में कोई आशीर्वाद नहीं प्राप्त, जनता का निर्णय आशीर्वाद भाजपा आप के साथ। विनम्रता के साथ स्वीकार कीजिए। जनता का आशीर्वाद भाजपा नरोत्तम के मिश्रा साथ, का जनता के व्यक्तिगत साथ। कार्यकर्ता जीता है, भारतीय जनता पार्टी का जनता व्यक्तिगत का कार्यकर्ता आशीर्वाद नहीं था। भाजपा के साथ। लेकिन एक बड़ी बात जितेंद्र जी, राजेंद्र भारती क्या डेंट करने वाले हैं ये पहले से था कांग्रेस को अंदाजा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, फिर बताऊं। नहीं, अंदाजा था या नहीं था कांग्रेस? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, राजेंद्र भारती से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बगावत करेंगे, इस तरह का भीतरघात करेंगे। चुनाव के 2 दिन पहले जब राजेंद्र भारती की गतिविधियां संदिग्ध लगी, तुरंत वहां से मैसेज हुआ और यहां से कांग्रेस ने बाहर किया। ये बताता है, लेकिन उसका कोई असर चुनाव परिणाम पे नहीं दिख रहा है। जो आपके सामने परिणाम आ रहे वो बता रहे हैं कि राजेंद्र भारती जी का कोई असर इस चुनाव के परिणाम पर नहीं बना। जनता ने तय कर रखा था, वही परिणाम आपके सामने आ गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई ये परिणाम जो है वो जब फाइनल आता है तब तक किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। मगर ब्रजेश, मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि भाई जो अभी की स्थितियां हैं, जो ये उपचुनाव के परिणाम है, क्या ये माना जाए कि 2028 की लाइन अब तय कर देंगे? मुझे लगता है कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बहुत 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है इस विधानसभा का। मगर हाँ, ये यदि हम लोग ये माने कि जनता की नब्ज़ तो ये चुनाव बताते ही हैं, तो निश्चित ही जनता की सोच और ये तमाम चीज़ें तो ये चुनाव बता रहा है। मगर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी को मैं एक ऐसी पार्टी मानता हूँ जो बहुत जल्दी अपने आप को करेक्ट करती है, बहुत जल्दी अपने आप को चेक बैलेंस करती है। जो जनता की हवा, जनता की लहर उसके खिलाफ जो होती है, जहाँ वो गलतियाँ होती है उसको तुरंत समझती है, पढ़ती है, उसको करेक्ट करती है। अब देखना ये कि ये चुनाव, क्योंकि पिछला चुनाव में बीजेपी हार गई थी, मगर अभी कहना जल्दबाजी है, मगर ये चुनाव यदि हारती है तो बीजेपी के लिए चिंता का कारण तो होगा। मगर मुझे लगता है बीजेपी अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करेगी। तो मुझे लगता है अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, लेकिन मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूं क्योंकि जब ये कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को जब चुनाव मैदान में उतारा गया, तो ये चर्चा शुरू हो गई थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब नए दौर में प्रवेश करना चाह रही है। अगर 2028 के चुनाव अगर हम देखें और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले लेने की उम्मीद में है, तो ये चुनाव उसके लिए असर डालेगा। बिल्कुल, निश्चित ही। और मैं तो यही कहूँगा कि जो नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट है वो पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत काटा है, और मैं इसको नरोत्तम मिश्रा फोबिया कहता हूँ कि जो नरोत्तम मिश्रा के स्तर के जो बड़े नेता हैं, जो अपनी विधानसभा से 3 बार 4 बार 5 बार जीते हुए, अब वो डरें
उनके लिए चिंता का कारण है कि अब पार्टी कोई कितना बड़ा भी नेता हो उसको काट के, उसकी टिकट काट के नई पीढ़ी के नेता को आगे बढ़ाएगी, जैसा कि उन्होंने दतिया में किया है। और दतिया में किया है, भले ही यहाँ दतिया में उनको नुकसान हो, मगर आने वाले दिनों में पार्टी ये करती रहेगी। और जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जैसे हमने पिछले 2023 के चुनाव में देखा था, 2023 के चुनाव में पार्टी ने आखिर में, जब पार्टी को लगा कि चुनाव फंसा हुआ है, बिल्कुल। और ये बड़ी खबर बिहार से, ये बड़ी खबर आपको बता रखे गए, बिहार के बांकीपुर में 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर 6419 वोटों से आगे चल रखे गए। प्रशांत किशोर को 21,941 वोट हासिल हुए गए। उधर बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 15,522 वोट मिले गए। आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 4,223 वोट हासिल हो रखे गए। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रखे गए। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर। और प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर अब नए भविष्य के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिनको लेकर ये कहा जाता था कि भाई ये चुनाव जिता सकते हैं, जीत नहीं सकते, लेकिन अब जब खुद मैदान में उतरे तो शायद जीत भी सकते हैं। आपको मतलब अगर इस लीड के हिसाब से देखा जाए, हाँ, यदि हम माने कि उन्हें इतने वोट पाए हैं तो वही बड़ी बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक पर्दे के पीछे के आदमी थे। उन्होंने कई पार्टियों को, कई नेताओं को चुनाव जिताया है, सरकार में पार्टी की वापसी करवाई है। और पिछला चुनाव उन्हें बड़ी तैयारी से बिहार में उतरे थे। उनकी पार्टी उतरी थी, मगर एंड टाइम पे वो पीछे हो गए थे। तब लोगों ने कहा था कि ये सब आदमी सब चुनाव जिता सकता है, चुनाव जीत नहीं सकता। और पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट भी नहीं मिली थी। और इस चुनाव में यदि वो उतरे हैं और इतना बड़ी सोच के साथ उतरे हैं कि यहाँ पूरी बीजेपी जोर लगा देगी उनके खिलाफ, तो और फिर वो इतनी बड़ी लीड लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि वो चुनाव लड़ाने वाले नहीं, लड़ने वाले प्लेयर भी हैं। और निश्चित ही एक जन स्वराज पार्टी के नाम पे बिहार में एक जो नई पार्टी का उदय होगा, वो अगले चुनाव में बहुत कुछ करके जाएगी। और बीजेपी के लिए चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली हुई सीट थी। दूसरी बात, वहाँ भी उन्होंने कैंडिडेट बदला था, जो कैंडिडेट को पहले उतारा था उसको इन टाइम पे बदला, दूसरा कैंडिडेट लाए। और वहाँ यदि उनके चोट मिल रही है तो पार्टी को सोचना होगा कि बीजेपी ने कहाँ गलती कर गई। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और मैं हमारे दोनों मेहमानों का परिचय करा देता हूँ। राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। राहुल जी, आपकी स्माइल बता रही है कि खुश अभी से हैं अभी आप? मिठाई खा के आ रहे हैं? मिठाई खा ली आपने? जाहिर सी बात है, मिठाई तो एक बार कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गई और बट भी रही हैं। लेकिन ये इलेक्शन देखिए पहले से बड़ा क्लियर था। और दतिया की जनता में जिस प्रकार का रोष भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में था, तब से ये तय था कि जनता जो है भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त और पापाचार मुक्त दतिया चाहती है। इसीलिए वो कांग्रेस पर विश्वास करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव का शुरुआती दिन से ये था कि एक चुनाव एक सहज, सरल और गंभीर प्रत्याशी बनाम एक बेनाम प्रत्याशी था, जिसको कोई नहीं जानता, ना उनके कार्यकर्ता जानते, ना दतिया की जनता जानती। जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बीते 2 वर्ष में ना भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक अटेंड करी, ना वो भाजपा के किसी कार्यक्रम में देखे, एकाएक उनको लाके खड़ा कर दिया। फिर नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू बह रहे हैं। और जिस सीट को लगातार मैं सुबह से देख रहा हूँ, डिबेट करने वाले भाजपा के जितने नेता वो कह रहे हैं ये तो हमारी सीट है। अरे भैया, 1952 से लेके आज तक हुए 16 चुनाव में 9 बार जी जी, मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव ने बहुत हद तक ये बता दिया है कि भाई एक तरफा वाली चीज जो है वो अब फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर नहीं आने वाली है। ब्रजेश जी, इसको लेकर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि पहले ये लगता था, हम भी पहले चर्चा कर रहे थे कि भाई 3-4 राउंड के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भाई किसके खाते में ये सीट जा रही है, लेकिन अभी भी हम यही चला रहे हैं कि भाई कौन बनेगा विधायक, ये अभी भी सस्पेंस है। मुझे लगता है कि ये चुनाव जिस तरीके से बिल्कुल दोनों पक्षों की तरफ घूम रहा है, आगे ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल क्रिकेट मैच जैसा रोमांच आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए दीपेश के जो तीसरे दल का प्रत्याशी है, वो जिस तरीके से उसकी लीड बढ़ रही है 9,790 है ना। आज़ाद समाज पार्टी के इस प्रत्याशी को यदि दामोदर यादव 10,000 तकरीबन 10,000 हो ही गए, ये 10,000 ले गए, तो 10,000 में से मुझे आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आधे वोट इन्होंने कांग्रेस के काटे होंगे। तकरीबन 5,000 जो दलित वोट कांग्रेस के काटे होंगे। मगर उसके बाद भी यदि कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है तो इसको हमको समझना होगा कि बीजेपी कितने गहरे गड्ढे में थी।
बिल्कुल ये बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ राजेंद्र भारती नुकसान पहुंचा रहे थे, एक तरफ दामोदर यादव, चूंकि दोनों कांग्रेस पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों का वोट बैंक एक ही है, और दोनों का अगर एक ही वोट बैंक है और तब भी कांग्रेस पार्टी अगर बहुत कम मार्जिन के साथ आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, तो ये समझा जा सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। और यही कारण है कि अभी भी जो कांग्रेस पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है वो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहां कमी रह गई, कहां गलती रह गई, कहां लैग कर गई भारतीय जनता पार्टी, जो इस तरह के परिणाम फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और अगर मंजरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो उनसे कमेंट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको अभी तक का जो आंकड़ा है वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है 25,806 वोटों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी 23,048 वोटों से फिलहाल जो है वो नीचे है। मतलब इतने टोटल वोट दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मिले गए, और अंतर जो है वो लगभग 3,000 से ज्यादा वोटों का दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। लेकिन राहुल जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? जो हम चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर आजाद समाज पार्टी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती और राजेंद्र भारती इतना डेंट नहीं करते, तो ये एक तरफा जीत जैसी कांग्रेस के लिए हो सकती थी। नहीं, जाहिर सी बात है, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद 252 पोलिंग हुई और उन्होंने कहा था कि 21,000 से लगभग हम जीतेंगे। आंकड़ा कमोवेश उसके आसपास रहता, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जो आपका एनिमेशन चल रहा है बड़ा जोरदार है, उसमें आप दिखा रहे हैं दामोदर यादव जो है वो कैंची लेके खड़े हैं, तो बात ठीक है, उन्होंने जो वोट काटे, जो जातिगत समीकरण वहाँ है दतिया का सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट बात है, बड़ौनी वाली जो पोलिंग है, अगर कांग्रेस वो पोलिंग फतेह कर रही है, इसका मतलब ये इतना बड़ा शुभ संकेत है कि जहां वोट नहीं मिला, तब जब नरोत्तम मिश्रा स्वयं चुनाव हारे राजेंद्र भारती से, तब भी वो पोलिंग भाजपा जीती थी, और वो पोलिंग अगर आज कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब ये है, संदेश स्पष्ट है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगी है हाथ पे, ये बात तय हो चुकी है। और आप देखेंगे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की सीट है और रहेगी। बीच में नरोत्तम मिश्रा जी के भय और आतंक के कारण जो एक वहां का नैरेटिव बना था, उसको छीन के जनता ने कांग्रेस को मत दिया। बहुत दिनों बाद कांग्रेस पार्टी इस नारे को लेकर के सामने आई है, जो राहुल जी ने बहुत दिनों बाद बोला है और इस दबंगई के साथ बोला। और ये कैंपेन हम लोगों ने जीतू पटवारी के जब कैंपेन देखा तो उसमें बच्चों से बड़ों से वो यही नारे लगवा रहे थे कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो बड़ा पुराना कैंपेन है, मुझे लगता है 1984 का चुनाव का ये कैंपेन था जो रेडी फ्यूजन कंपनी ने बनाया था। उसके बाद का कैंपेन का स्लोगन था जो आज फिर जिंदा हुआ है। मगर निश्चित ये पूरा पोलिंग दरअसल दतिया का हम बात करें तो दतिया का 80% जो बूथ्स हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं, और जीतू पटवारी एंड कंपनी ने वहाँ बहुत मेहनत की है। गांव-गांव जाके छोटी छोटी सभाएं की, वो सभाएं देख के हम भी चौंक जाते थे कि इतनी छोटी छोटी सभा कैसे हो सकती है। उमंग सिंगार ने छोटे छोटे गांव की चौपालों में बैठ के आदिवासी समाज की मीटिंग्स की हैं। तो पूरे इस चुनाव में बड़ी बात यही थी कि दोनों पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं की कमी थी। दीपेश बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठ गए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने पूर्व विधायक के साथ थे वो भी घर बैठ गए थे। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं थे तो किस तरीके से सिर्फ जनता को 1-to-1 कैंपेन किया, और जिस तरीके से ये थोड़ी बहुत बढ़त आ रही है, तो ये निश्चित ही बीजेपी के लिए तो चिंता की बात है। क्योंकि आप और हम मान के चलते हैं कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी के फेवर में जाते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है, और बीजेपी ने इसमें कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी के कई मंत्री 15-15, 18-18 दिन तक घर नहीं लौटे। उन मंत्रियों ने हम लोगों से कहा कि भाई मैं इतना तो शायद जमाने के बाद में कहीं बाहर रहूँगा। तो 15-15 दिन के मंत्रियों ने वहाँ डेरे डाले। उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, कई मंत्री थे वहाँ पे, और बीजेपी के कई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद। तो ये और बहुत बड़ी भीड़ थी प्रवासी कार्यकर्ताओं की। तो उन सब ने मेहनत तो बहुत की, मगर परिणाम उनके मन माफिक नहीं आ पा रहे।